Hello students. Okay. So today in the next video now we are going to study our next topic. पिछले आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा था? पिछला आर्टिकल जो हमने पढ़ा था वो था टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये वाला आर्टिकल जो हम आज पढ़ रहे हैं ये उसी आर्टिकल के आगे कॉन्टिन्यूटी में नेक्स्ट आर्टिकल है और ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं और कंपटीशन के जो पेपर होते हैं और आपके जो थ्योरी के पेपर होते हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा जाता है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी होती है. देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जिसमें हमारा एक डाइपोल, जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिसमें ये डाइपोल इस तरह से रखा हुआ था. ओके, और डाइपोल रखा हुआ था और पी और ई के बीच में मान लीजिए एंगल थीटा है. सपोज ये एंगल है मान लीजिए थीटा, ये एंगल कितना है थीटा. ओके, तो टॉर्क कितना लगेगा? अभी हमने पिछले आर्टिकल में देखा था टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, पीई साइन थीटा. अब देखिए मान लीजिए हम अब क्या कर रहे हैं, इस डाइपोल को रोटेट करना चाह रहे हैं. ये डाइपोल पहले ऐसे रखा हुआ था, ये डाइपोल जो पहले ऐसे था अब हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं. रोटेट करके मैं ऐसे इसको घुमाना चाह रहा हूं, ऐसे रोटेट करना चाह रहा हूं. ओके, अपोजिट. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को ये ऐसे ऐसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे रोटेट करना चाह रहा है. लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में ये स्पॉन्टेनियसली जाना चाह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा हूं. मान लीजिए ये क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है, मैं इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करूंगा, रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं. तो जब मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जो टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे मान लीजिए, देखिए इसको हम सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन से समझते हैं. देखिए जैसे मान लीजिए हमने स्प्रिंग का एक क्वेश्चन काफ़ी किए हैं 11th क्लास में. देखिए स्प्रिंग जो है ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है. ओके, अब मान लो मैं इसको इधर खींच दिया, मैंने इधर खींच के मैं थोड़ा इसको इधर ले आया, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है. इसको खींच के मैं इसको ऐसे ले आया, तो जब मैं ऐसे ले आया तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आप फोर्स इधर लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हमने 11th क्लास में पढ़ा था, एफ रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा. अब मैं चाहता हूं कि मैं इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट दूं, डीएस. ओके, मतलब मैं अब इसको यहां लाना चाह रहा हूं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा देना चाह रहा हूं. ओके, ऐसे करना चाह रहा हूं, या मान लो मैंने कर दिया ऐसा. ठीक है, तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, डीएस. ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, डीएस. किस फोर्स के अगेंस्ट दिया, इस फोर्स के अगेंस्ट. मतलब जितना ये फोर्स इधर लग रहा है जो कि इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, इसी फोर्स के अगेंस्ट उतना ही फोर्स मुझे इधर लगाना पड़ेगा, एफ अप्लाइड. इस मतलब ये जो मेरा अप्लाइड फोर्स है अब वो कितना है, एफ. तो ऐसा करने के लिए ऑब्वियसली मुझे वर्क करना पड़ेगा. भाई रिस्टोरिंग फोर्स तो इसको इधर ले जाना चाह रहा था, राइट डायरेक्शन में. मैं चाहता हूं ये लेफ्ट में जाए, इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, राइट में जाने की. मैं इसको ले जाना चाह रहा हूं लेफ्ट में, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस. ओके जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इधर मुझे वर्क करना पड़ेगा, एफ डी एस मैं फार्मूला लगाऊंगा. ओके, तो उसी तरह से अगर यहां पर एक्चुअली ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, यहां पर रोटेटरी मोशन है, तो मैं वर्क का जो एक्सप्रेशन, यहां वर्क की जो इक्वेशन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, पहले मैंने एफ डी एस लिखा था, अब क्योंकि रोटेटरी मोशन है तो मैं एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, टाउ डी थीटा. ये हमारा टॉर्क है जो मैंने अप्लाई किया, एक्सटर्नल टॉर्क किसके, और उसकी वैल्यू कितनी, उतनी ही जितना टॉर्क उसके ऊपर लग रहा था. जैसे इस केस में जितना रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा था उतना ही फोर्स मैं उसके बॉडी के ऊपर इधर लगाऊंगा, तभी तो ये बॉडी इधर जा पाएगी ना.
ओके, और कितना डिस्प्लेसमेंट किया था ds, तो dw कितना था fds। तो इसी तरह से इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी थी डाइपोल की वो किधर जाने की थी, नेचुरली ये डाइपोल स्पॉन्टेनियसली ये ऐसे जाना चाह रहा था, देखिए ये ऐसे जाना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं मैं इसको ऐसे रोटेट करूं अपोजिट डायरेक्शन में, बाई व्हाट एंगल, डी थीटा एंगल। तो इसके लिए ऑब्वियसली वर्क कितना होगा, जैसे हमने एफ डी एस किया था, एफ डी एस की जगह यहाँ पर रोटेटरी मोशन है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू वही पीई साइन थीटा। ओके, ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखिए मान लीजिए मैं उसको इनिशियल एंगल थीटा, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये तो मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला था, अब मान लो मैं बिगर वर्क निकालना चाह रहा हूं। अब बेसिकली देखिए ये जो dw था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया बाय एक्सप्रेशन ऑफ बाय द सिंबल du। देखिए यहाँ dw एक्सप्रेशन था, उसको dw ना लिख के मैं क्या लिखूंगा आगे नेक्स्ट पेज पे du लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जितना मैं वर्क करूंगा उतना ही दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। जितना मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया उतना ही स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल हो जाएगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी डाइपोल में। तो इट मींस स्मॉल वर्क डन ऑन डाइपोल इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अब मैं इस dw को dw ना लिख के बल्कि क्या लिख सकता हूं, du। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको dw की जगह du लिख दिया। ओके, नाउ अब ये तो स्मॉल अमाउंट स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी। मान लीजिए मैं डाइपोल को अब इनिशियल एंगल थीटा आई से थीटा एफ तक ले जा रहा हूं, तो इस प्रोसेस में यू आई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसी तरह से यहाँ थीटा आई इनिशियल एंगल और थीटा एफ फाइनल एंगल। तो यहाँ पर पीई बाहर आ गया, साइन थीटा, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस थीटा, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल। ओके, और यहाँ du का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, u इनिशियल वैल्यू, इनिशियल ui फाइनल uf। ओके, तो uf माइनस ui ये किसके बराबर, माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। आई थिंक इट इज क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, माइनस साइन को बाहर ले लिया, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी है, थीटा एफ, लोअर लिमिट क्या है, थीटा आई, माइनस पीई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने डाइपोल को इनिशियल एंगल थीटा आई से चेंज करके थीटा एफ तक मैं ले गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस प्रोसेस में कितनी आ गई, माइनस साइन को फिर दोबारा से अंदर ले जाऊंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पीई कॉस थीटा आई माइनस थीटा एफ। देखिए इस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए, ध्यान से अपने माइंड में बैठाइए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो इस समय आपके सामने है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये क्या निकाला है हमने, अगर मैंने डाइपोल को किसी इनिशियल एंगल थीटा आई से थीटा एफ तक मैं ले गया तो इस प्रोसेस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन वर्क डन, या सॉरी वर्क डन इनिशियल एंगल थीटा आई से फाइनल एंगल थीटा एफ तक ले जाने में जो वर्क हमने किया है या जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है उसकी वैल्यू ये सारी आ गई। ओके ओके जी, अब देखिए, अब ये अभी तक जो हमने एक्सप्रेशन किया है वो किसका किया है, वो किया है हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम सम इनिशियल एंगल थीटा आई टू फाइनल एंगल थीटा एफ। अब अगर हमें एक्सप्रेशन करना हो केवल पोटेंशियल एनर्जी की, अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी करना है, पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट और आई एम गोइंग टू डू द टॉपिक ऑफ बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, और आई एम बेसिकली गोइंग टू कंक्लूड दिस article which we are doing by introducing the concept of potential energy। जो अभी हमने इक्वेशन फाइनली निकाली थी उसी की सहायता से मैं, वो इक्वेशन किसकी थी, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की थी या वर्क डन की थी,
जब मैंने डाइपोल को इनिशियल एंगल थीटा आई से फाइनल एंगल थीटा एफ तक ले गया। लेकिन अगर वो पूछे कि किसी पर्टिकुलर एंगल पर डाइपोल सिचुएटेड है और बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में जब मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ओके जी, ये एक्सप्रेशन है, अभी हम एक्सप्रेशन को देख लेते हैं पहले। ये एक्सप्रेशन आता है अल्टीमेटली माइनस पी कॉस थीटा। अगर कोई डाइपोल किसी सिचुएशन में P और E के बीच में थीटा एंगल बना रहा है तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। ये कैसे आया एक्सप्रेशन देखिए, अभी हमने जो पहले यहां लिख देते हैं इसको, अभी देखिए या पीछे से ही देख लेते हैं। ओके, देखिए ये डेल्टा यू कितना था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पीई कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। लेकिन अब वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का तो आपने निकाल लिया। ओके, अब केवल अगर पोटेंशियल एनर्जी का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इस एक्सप्रेशन से। देखिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेना होगा। मतलब अगर इस एक्सप्रेशन को मैं जीरो बना दूं, ये एक्सप्रेशन जीरो कैसे बनेगा, जब थीटा आई 90 डिग्री है। मतलब इनिशियली अगर P वेक्टर और E वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, बस कुछ नहीं, अगर ये जीरो हो गया तो वैल्यू क्या आ गई, दिख ही रहा है आपको, माइनस पीई कॉस थीटा एफ, माइनस पीई कॉस थीटा एफ, और उसको थीटा एफ ना लिख के हम थीटा लिख देंगे। ओके, देखिए if dipole is initially perpendicular to direction of electric field, that is theta I equal to 90 degree implies ui equal to 0। तो ऐसी सिचुएशन में जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, uf माइनस जीरो इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस 90 डिग्री। और थीटा एफ की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, थीटा, और यूएफ जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यू। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, जब डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जब पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, अब इसको ऐसे लिख के और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया, माइनस पीई कॉस थीटा ना लिख के इसको माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर इस तरह से लिख देंगे। ओके, ये एक्सप्रेशन फिर से बता रहा हूं, ये एक्सप्रेशन हमारा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का आ गया जब डाइपोल में डाइपोल मोमेंट और ई वेक्टर मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तब ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है। ओके ओके जी, अब देखिए अभी हमारा आर्टिकल फिनिश नहीं हुआ है। अब एक्चुअली जो काम हम करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इस आर्टिकल का, इस एक्सप्रेशन का जो हम कर रहे थे। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या पार्ट मैं करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि डाइपोल कब स्टेबल और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब इस फर्दर जो हमारा कंटेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, अब मैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको बताने जा रहा हूं कि डाइपोल हमारा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। लेकिन इसको समझने से पहले हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, कहते किसको है। मैकेनिक्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस चीज को समझते हैं। बेसिकली कंसेप्ट होता क्या है, बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखिए पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए, if on disturbing the body from its equilibrium position and on releasing the body acquires same equilibrium position, it is called stable equilibrium। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको हम डिस्टर्ब करके उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दें, छोड़ने के बाद अगर बॉडी अपनी उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से रीगेन कर लेती है तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, if on disturbing the body from its equilibrium position and on releasing the body does not gain the same equilibrium position and acquires another equilibrium,
देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी को हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करें और डिस्टर्ब करके उसको हम रिलीज करें तो हम देखेंगे कि बॉडी अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन नहीं कर रही है, बल्कि उसने किसी और इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लिया है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें इसको, देखिए ओके, ये एक पेन है जिसको मैंने यहाँ रखा है। देखिए पहले मैंने इस पेन को यहाँ रख दिया, देखिए ओके। इस पेन को जब मैंने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ा, ओके, तो देखो फिर से इसने अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लिया। ये इक्विलिब्रियम है स्टेबल। लेकिन अगर ये ऐसे रखा हुआ है, देखिए अब ये थोड़ा सा यहाँ पर टिक नहीं पा रहा, ये इक्विलिब्रियम कौन सा है इस समय जो आप देख रहे हैं, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कारण क्या है कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके जब मैं इसको रिलीज करता हूं तो ये अपनी किसी और इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन करेगा। देखो ये देखिए, जैसे ही मैंने डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम में तो ये पहले ही था, जैसे ही मैंने इसको डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम में तो ये पहले ही था, बट डिस्टर्ब करके जब रिलीज किया तो इसने किसी और अनदर इक्विलिब्रियम पोजीशन को, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम वास्तविकता में जो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, उस इक्विलिब्रियम को गेन कर लिया। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या है, ऐसा इक्विलिब्रियम है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरा डिफरेंस है स्टेबल और अनस्टेबल में, उसको समझ लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बॉडी की, मिनिमम, बात क्लियर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। फिर से बता रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि कब बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ओके, सो आई थिंक वी शुड डू दिस इन द next video because already the video has going to be of more than 17 minutes. So okay, we will do this in the next part so that we may easily the video may easily get uploaded. Okay, thank you.